हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 जून का शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। 23 जून को या 22 जून को जो भी पेपर आया है, जिनको भी अभी एग्जाम देना है, एनालिसिस जरूर चेक करके जाएं, क्योंकि इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल नोट्स, जो कि 23 जून को आपका पेपर हुआ है, यानी शिफ्ट 1 का जो पेपर था, वहां से जो जो चीजें पूछी गई हैं उसी को ही डिटेल में हमने आपको बताया है कि अगर इससे कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो हम उसका आंसर कर पाए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साथ ही साथ अभी ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है और जितना भी कंटेंट बनाया क्या होगा सब एक दूसरे से मिलता होगा। तो जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ आपने पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड लर्निंग थ्योरी। यहां से कैसा क्वेश्चन आया है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले टीचर नॉलेज एंड स्किल, टीचर को कितनी नॉलेज है, अपना सब्जेक्ट मैटर कितना पता है, उसकी जो बात करने की, या फिर हम बात करें कि अपनी जो नॉलेज है शेयरिंग की कैसी स्किल्स है, वो उसमें आती है। दूसरा आता है लर्नर मैच्योरिटी मोटिवेशन, जो लर्नर है क्या वो पढ़ना चाहता है रियल में, या फिर उसको पहले का कितना ज्ञान है, या उसको आंतरिक प्रेरणा है या नहीं, पढ़ने के लिए मोटिवेशन है या नहीं, ये भी इफेक्ट डालती है टीचिंग लर्निंग में। सपोर्ट मटेरियल एंड एनवायरनमेंट, किस तरीके की हम सहायक सामग्री या लर्निंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी स्वच्छ कक्षाएं हैं या नहीं, या उत्साहजनक जो माहौल है, इनकरेजिंग हमारा जो वो है, आपका एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वो है या नहीं, ये चीजें भी इफेक्ट डालती हैं। तो आज ये क्वेश्चन पूछा गया था, इन्हीं में से ही आपको ऑप्शन देना था। फिर आया ब्लूम टेक्सोनॉमी से एंड वर्क मॉडल। ब्लूम टेक्सोनॉमी कल शाम के पेपर में भी आई है, यानी 22 जून शिफ्ट 2 में, और अभी भी आई है यानी 23 जून शिफ्ट 1 में। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी, पहली बात तो अब ये समझ लीजिए, जो ओल्ड टेक्सोनॉमी है वो है आपकी 1956, और जो नई है वो है 2021 क्रैथवुल के द्वारा लाया गया था। जो यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, ये नया या कहा जाए मॉडिफाई जो आपकी ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी उससे स्टेप्स है। तो रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग। या फिर 2021 की जो ब्लूम टेक्सोनॉमी आई मॉडिफाई होकर के, उसमें ये स्टेप है। अगर पुरानी वाली पूछी जाए 1956 में, तो सबसे लोएस्ट लेवल पर है नॉलेज, याद रखिएगा, और सबसे हाईएस्ट लेवल पर है इवैल्यूएशन, जो पुरानी है, ठीक है, यानी मूल्यांकन। फिर वर्क मॉडल क्या है, वर्क मॉडल में आता है वी फॉर विजुअल, ऑडिटरी। ऑडिटरी किस चीज की, लेक्चर्स, डिस्कशन, रीड राइट टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स, एंड काइनेस्थिक यानी हैंड ऑन एक्सपीरियंस। तो वर्क लर्निंग मॉडल में हम दृश्य यानी चार्ट या ग्राफ के तरीके किस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। लर्निंग मॉडल है ये भी। श्रवण यानी ऑडिटरी, भाई हम व्याख्यान या लेक्चर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, सुनते हैं, चीजों को समझते हैं। पठन लेखन में पाठ्य पुस्तकें, नोट आगे। गतिबोधक में जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो भी चीजें हम खुद से प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू करके सीखते हैं। पियाजे की कॉग्निटिव स्टेटमेंट या स्टेजेस पूछी गई थी, तो 4 स्टेजेस हैं, इनकी ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि जिनको भी अभी एग्जाम देना है उनमें आ सकती है पियाजे की ये स्टेजेस। तो पहली स्टेज है वो है सेंसरी मोटर, कितने से कितने साल के बच्चों के लिए, 0 से 2 साल। इन्फेंट लर्न करना शुरू करता है सेंसरी एक्सपीरियंस के माध्यम से, मैन मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट। शिशु संवेदी अनुभवों, वस्तुओं में हेरफेर के माध्यम से सीखना शुरू करता है सेंसरी मोड में। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के लिए है, जिसमें कि वो सिंबॉलिक थॉट, जैसे कि अगर उसको एप्पल दिखाओ फिर वो बताने की कोशिश करेगा कि हाँ ये चीज एप्पल है, यानी सिंबॉलिक थॉट आ जाती है, डेवलप हो जाती है। लैंग्वेज आती है, इगोसेंट्रिक थिंकिंग डेवलप होने लगती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल की बात करें। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, यहाँ पे आपकी मूर्त भौतिक वस्तुएं संरक्षण की अवधारणाओं के संबंध में तार्किक विकसित होती है। फॉर्मल जो एज है उसमें क्या पूछा जा सकता है, कितनी एज से कितने साल के बच्चे, तो 11 साल या उससे ज्यादा के बच्चे, जिसमें कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सिस्टमैटिक प्लानिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग आनी शुरू होती है। तो ये तो पियाजे की स्टेजेस हैं, अगर आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करनी है ये आपके सामने है। मैचिंग में आता है ज्यादातर। फिर आता है मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। मार्को की जो मास्लो है, मास्लो की हायरार्की बनती है, एक पिरामिड जैसा बनता है। इसमें जो बेस है सबसे नीचे की तरफ, यानी सबसे जो बेसिक चीज है
बेसिक चीज में सबसे जरूरी चीज आती है साइकोलॉजिकल नीड, भोजन, पानी, आश्रय। फिर आती है सेफ्टी, सेफ्टी के बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फिर एस्टीम नीड, और सबसे हाईएस्ट लेवल पे जब सब चीजें मिल जाएंगी तब क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये स्टेप्स है मास्लो की थ्योरी में, अगर रिपीट हो जाए तो याद रखिएगा बेसिक एंड टॉप। रिसर्च मैथोलॉजी स्टैटिक से क्वेश्चन आया है 23 जून शिफ्ट 1 में, और पॉसिबिलिटी है जो भी देखिएगा शिफ्ट 2 देकर आएंगे उनमें भी इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन आए होंगे। तो NOIR नॉमिनल का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहां पर हम बिना मात्रात्मक मात्राओं का इस्तेमाल नहीं होता, लेबल या नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लिंग, जैसे कि महिला है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, उनको नाम दिया जाता है। वैवाहिक स्थिति शादीशुदा है या नहीं है तो इस तरीके की उनकी मैरिजल स्टेटस बताया जाता है। ऑर्डिनल में क्या होता है कि श्रेणियों के बीच अंतर्निहित क्रम या रैंक होते हैं, लेकिन रैंकों के बीच में सटीक दूरी अज्ञात होती है। जैसे संतुष्टि का कितना सेटिस्फेक्शन रेटिंग है, लो है, मीडियम है या हाई, लेकिन कितना मीडियम कितना हाई ये नहीं पता। क्रम होता है या रैंक होती है, तो उसमें क्या आएगा आपका ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल स्केल में आपका टेम्परेचर इन सेल्सियस कैलकुलेट होता है, संख्यात्मक पैमाना जहां की मानों के बीच का क्रम और सटीक अंतर समान और ज्ञात होता है। ठीक है। न्यूमेरिकल स्केल वेयर ऑर्डर एंड एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन वैल्यू आर इक्वल एंड नोन बट देयर इज नो ट्रू एब्सोल्यूट जीरो। इसमें कोई भी वास्तविक पूर्ण शून्य नहीं होता है इंटरवल स्केल में। रेशियो स्केल में होता है, रेशियो स्केल में पूर्ण शून्य बिंदु होता है, इसमें समान अंतराल होता है और इसमें विभाजन संचालन की अनुमति होती है। अगर पूछा जाए कि वेट किस में आएगा तो रेशियो में आएगा, हाइट हो गई, सैलरी हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछते हैं तो आपको पता होगा। सैम्पलिंग आपको करवाया हुआ है, सैम्पलिंग आप लोग इस PDF को पढ़िएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सी है, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका कन्वेंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो आज आया है आपका टी टेस्ट। ठीक है। तो सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल टेस्ट, अज्यूमन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पैरामेट्रिक कहाँ इस्तेमाल होता है, जहां नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेटा का, और यहाँ पर इंटरवल और रेशियो मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। पैरामेट्रिक में याद रखिएगा किसका इस्तेमाल होता है, इंटरवल रेशियो, जो आपका NIOR मेजरमेंट में था वही चीज। जेड इस्तेमाल होता है फॉर लार्ज सैंपल। जेड टेस्ट जो है लार्ज सैंपल में इस्तेमाल होता है, 30 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 30 से कम, अगर हमारा सैंपल 30 से कम है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टी टेस्ट। अज्ञात जनसंख्या प्रसरण के साथ छोटे नमूनों के लिए 30 से कम होगा तो टी टेस्ट करेंगे। अगर हमारा पॉपुलेशन सैंपल 30 से ज्यादा होगा तब हम क्या करेंगे, जेड टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। टी टेस्ट आज आया है, जेड टेस्ट आ सकता है। पैरामेट्रिक टेस्ट में जैसा कि मैंने कहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन पैरामेट्रिक में डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। पैरामेट्रिक में इंटरवल रेशियो आता है। तो नॉन पैरामेट्रिक में क्या चीज आएगी, नॉमिनल और ऑर्डिनल आएगा। इसमें काई स्क्वायर आता है, मैन विटनी यू टेस्ट आता है। किसमें, नॉन पैरामेट्रिक में। एग्जाम से पहले ये सब पढ़ के जाइएगा। वही सेंट्रल टेंडेंसी और स्किवनेस से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। मीन, मीडियन, मोड से स्किवनेस के बारे में भी पूछा गया है आपका कल। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, विषमता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा अगर दाईं ओर ज्यादा इसकी पूंछ होती है या ज्यादा दाईं ओर झुका हुआ है तो पॉजिटिव में, अगर ये इधर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है तो निगेटिव सेंटेंस में होता है। तो सेम चीज है, अगर यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, अगर मीन बड़ा है तो ये किसकी तरफ करेगा, पॉजिटिव स्किवनेस। अगर यहाँ आपका जो है जो मीन छोटा है और आपका मोड बड़ा है तो निगेटिव में। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वालिटेटिव में इंडक्टिव नेचर होता है और क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव नेचर होता है। ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंड होती है, ये स्ट्रक्चर होती है क्वांटिटेटिव। ठीक है। मात्रात्मक का ये नॉन न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आज पूछा गया था, वो शैनन वीवर का मॉडल है जो कि 1949 में आया था।
ठीक है। इन्होंने सबसे पहले शोर की बात करी थी, शोर द्वारा ये प्रभावित होता है जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। टू वे कम्युनिकेशन कौन सा होता है, यानी एक सेंडर एक रिसीवर, कंटिन्यू हमारा जो नॉलेज है, जो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयरिंग होता जाता है। टू वे कम्युनिकेशन वो होता है। क्रोनोलॉजी ऑफ 15 हिस्टोरिकल कम्युनिकेशन मॉडल, अब ये तो हमने अभी समझ लिया मैथमेटिकल मॉडल के बारे में, लेकिन और कौन कौन से होते हैं तो याद रखिएगा। अरस्तु का मॉडल सबसे पुराना कम्युनिकेशन मॉडल है, जिसका की स्टेप है लीनियर में स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस इफेक्ट। ठीक है। लेसवेल मॉडल 48, इसका भी पूरा स्टेप है। शेनन वीवर मैथमेटिकल लीनियर मॉडल है ये। न्यू कॉम मॉडल 1953 में आया। ऑसगुड शेम्स 54 में आया। सर्कुलर मॉडल है ये, वृत्ताकार है। गर्वनर का सामान्य मॉडल आया 1954 में। वेस्ले मैकलीन मॉडल जनसंचार मॉडल है। बर्लो का एसएमसीआर मॉडल पूछा जा सकता है। एसएमसीआर का फुल फॉर्म आता है सोर्स मैसेज चैनल एंड रिसीवर, जिसमें भी कोई भी नो फीडबैक लूप होता है, कोई भी फीडबैक लूप नहीं होता है। डांस का हेलिकल मॉडल पूछा जा सकता है, 63 में आया था, इवोल्यूशनरी था। 68 में बर्नलाइन का ट्रांजैक्शनल मॉडल आया, जहां लेन देन मॉडल, जहां भेजने प्राप्त करने की क्रियाएं एक साथ होती हैं। रोजर कन्वर्जेंस मॉडल है, साइक्लिक कन्वर्जेंस 70 में आया। मैककॉम एंड शॉ एजेंडा सेटिंग मॉडल, एजेंडा सेटिंग आपकी जनवरी 2026 में आया। ये समझ लीजिए 72 में आया था, और ये निर्धारित करता है कि जनता को किन राजनीतिक विषयों पर ध्यान देना है, ये तय किया जाता है एजेंडा सेटिंग मॉडल में, कि हमारी जनता को सिर्फ ये चीज दिखाइए और उसका ध्यान इस तरफ ही होना चाहिए और कहीं नहीं। फिर है आपका बेटसन का साइबरनेटिक मॉडल, सिस्टमैटिक फीडबैक कंट्रोल लूप है, गवर्निंग मैसेज इनसाइड इकोलॉजी सेंटिंग। मॉलिट्स का मास मीडिया मॉडल, फाउल्जर का पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है। एक यहां से क्वेश्चन आया रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स की बात करें तो सबसे पहले क्या आया था, टेलीफोन आया था 1876, फिर टेलीविजन आया 27 में, इंटरनेट 89 और सबसे लास्ट में फेसबुक आया। लेकिन इन्होंने रिवर्स कहा है, उल्टा कर दीजिए, इसलिए फेसबुक पहले, फिर इंटरनेट, फिर टेलीविजन, फिर टेलीफोन। लॉजिकल रीजनिंग में आया है जैसा कि आपको पता है इस चीज के बारे में, मोड एंड फिगर से आता है। आपको आज पूछा गया था जो फिगर 2 है, तो वैलिड मोड इसमें क्या होगा, ई ए ई, ए डबल ई आई ओ और ए डबल ओ। ठीक है। तो मोड एंड फिगर आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, अगर आप चाहे तो लॉजिकल रीजनिंग का जो पीडीएफ है एक बार इसको उठा के देख सकते हैं। यूनिवर्सल पॉजिटिव क्वांटिफायर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड कॉपुला, जिसके बारे में कल बात हुई है, क्या है, ग्रामर है बीच की, जिसको आपस में कनेक्ट करती है सब्जेक्ट प्रेडिकेट को। अरस्तु के न्याय शास्त्र में 3 प्रतिकिप्तियां हैं। अरस्तु का सिलोगिज्म पूछा गया था, उसमें कितने प्रीपोजिशन है, 3। कौन से, मेजर, माइनर, कंक्लूजन। ठीक है। मुख्य पद निष्कर्ष का विधेय, निष्कर्ष का उद्देश्य, और मध्य पद में दोनों आधार वाक्यों में दिखता है लेकिन निष्कर्ष में नहीं। अरस्तु में 3 प्रपोजिशन है। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव रीजनिंग में विशिष्ट अवलोकन से व्यापक सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं, निष्कर्ष पूर्ण होने के बजाय संभाव्य होते हैं। इंडक्टिव में इसमें क्या होती है, मूव फ्रॉम ब्रॉड एक्सेप्टेड जनरल टू एब्सोल्यूट स्पेसिफिक कंक्लूजन। इसमें कहा जाता है डिडक्टिव में कि अगर हमारी प्रीमाइस 1 सही है, प्रीमाइस 2 सही है, तो हमारा कंक्लूजन भी सही होगा। अगला क्वेश्चन आया है, इसको पढ़ लीजिएगा, आप सभी लोगों के लिए है, कि न्याय ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, उनके प्रोपोनेंट कौन है, हेटेरोडॉक्स स्कूल है और उसके प्रोपोनेंट कौन है। तो न्याय महर्षि गौतम, चारवाक बृहस्पति। एक तरफ याद रखिएगा आस्तिक और एक तरफ है नास्तिक। ठीक है। वैशेषिक महर्षि कणाद कौन होते हैं, जो वेदों को मानते हैं, और एक जो वेदों को नहीं मानते। ठीक है। तो चारवाक के बृहस्पति बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, वैशेषिक महर्षि कणाद, सांख्य महर्षि कपिल, जैन धर्म महावीर ऋषभदेव, योग पतंजलि, मीमांसा महर्षि जैमिनी, वेदांत महर्षि बादरायण। उसके बाद एवरेज वाले क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको आप लोगों को फॉर्मूला हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कल की पीडीएफ में भी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें प्रॉपर विजन नहीं आया है। ठीक है।
तो अगला देखिए और क्या क्या चीजें आ रही हैं एग्जाम में। परसेंटेज वाला क्वेश्चन आया है, एब्रीवेशन आया है जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एएलयू आ सकता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बायोस आ सकता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, रैम एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। हेक्साडेसिमल से आज क्वेश्चन आया, तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16। कहां से कहां तक होता है, इसमें आपका 16 होता है बेस, जैसा कि आपको पता है ए से एफ तक होता है और एफ के बाद काउंटिंग होती है। ए से एफ तक तो अल्फाबेटिक है और उसके आगे काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 10 से 15 तक के मानों को दर्शाने के लिए, नहीं सॉरी, 0 से 9 तक होता है और 9 के बाद जो 10वां नंबर होता है वो ए स्टार्ट हो जाता है 10 से आगे की तरफ। तो पूरा 16 मिलके बनाते हैं, 0 से 9 आपका नंबर है और उसके आगे एफ तक पूरा का पूरा जो भी बनेगा वो आपके 16 नंबर काउंट होंगे और 16 को काउंट करेंगे एफ तक। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो पर्सनल, लोकल नेटवर्क, मेट्रोपोलियन और वाइड एरिया नेटवर्क। यहां से आज क्वेश्चन आया है टोपोलॉजी से। टोपोलॉजी क्या चीज होती है? स्टार टोपोलॉजी, सभी केंद्रीय नेटवर्क कंप्यूटर वर्क स्टेशन सीधे एक मुख्य केंद्र हब या स्विच से जुड़े होते हैं। यह केवल एक विफलता केवल उस नोड को अलग करती है, स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी सभी नोड्स को जोड़ने के लिए एकल केंद्रीय मुख्य बोन केबल का उपयोग करता है। यदि बैकबोन केबल टूटती है तो पूरा नेटवर्क विफल होता है। बस रिंग टोपोलॉजी, सभी कंप्यूटर उपकरण एक गोलाकार लूप संरचना में जुड़े हैं, रिंग जैसे छल्ला होता है। डेटा टोकन मध्यवर्ती मशीनों के माध्यम से एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। उसके अलावा रेस्टोरेंट पेमेंट प्रोसेस पूछा गया था, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राहक वेटर से अंतिम चालान विवरण चेक का अनुरोध करता है, यानी फाइनल इनवॉइस स्टेटमेंट बिल आइए। फिर उसके बाद ऑडिट सत्यापन जांच करता है, ग्राहक नकद, क्रेडिट या यूपीआई क्यूआर के द्वारा स्कैन करता है। लेन देन को मर्चेंट वित्तीय गेटवे नेटवर्क टर्मिनल द्वारा संसाधित किया जाता है और लास्ट में उसको रसीद वाउचर वापस किया जाता है। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है या एक शॉर्ट में नॉर्मल तरीके से भी पूछा जा सकता है, जिसको आप लोग पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। पीपल इन्वायरमेंट से क्वेश्चन, स्टॉकहोम 72, ठीक है। 86 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, मॉन्ट्रियल 1987, रियो अर्थ समिट किसके लिए था, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए हो, हमारे नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में जाकर इसको डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एनवायरमेंट प्रोटोकॉल एक्ट किसके लिए था, भोपाल क्रैशदास्ती के बाद पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित। मॉन्ट्रियल फ्लोरोकार्बन जैसी ओजोन क्षयकारी पदार्थों को तरीके से समाप्त करने के लिए। रियो समिट संयुक्त राज्य जलवायु कार्रवाई फ्रेमवर्क कन्वेंशन और एजेंडा 21 संरचना के निर्माण के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए और पेरिस समझौता वैश्विक समझौता जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक औसत तापमान को 2 डिग्री से नीचे 1.5 डिग्री तक रोकना। एसडीजी एमडीजी का गोल आया है आज, तो एसडीजी गोल 1 में नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी साइट्स, रिस्पॉन्सिबल कंजर्प्शन, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन कितने पे है, 13 पे, और लाइफ बिलो वाटर कितने पे है, 14 पे, और लाइफ ऑन लैंड है 15 पे। ये 3 हमेशा पूछे जाते हैं। एसडीजी 16 पीस एंड जस्टिस, 17 पे है पार्टनरशिप फॉर गोल्स, आज भी आया यहां से। सल्फर डाइऑक्साइड जीवाश्म औद्योगिक दहन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होने वाला और अम्लीय वर्षा में सहायक है सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 की बात करें तो ऑटोमेटिक आंतरिक इंजनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्सर्जित करने वाला। SO2 NO2 से आता है ये वाला क्वेश्चन।
वाटर वेपर अत्यधिक शक्तिशाली थर्मल इंफ्रारेड अवशोषक फीडबैक इन ग्रीन हाउस गैस को स्वाभाविक रूप से पृथ्वी को गर्म करता है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मैचिंग में आ सकता है ये वाला, और आया है आज कोल एनर्जी से रिलेटेड कुछ मैचिंग, जिनका भी आज एग्जाम रहा है एग्जैक्ट क्वेश्चन तो वही बता सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, कि मैचिंग में और क्या क्या ऑप्शन थे तो वो बता दीजिएगा। अदरवाइज कोल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, फिनिट रिसोर्स है, हाई कार्बन इमिशन है, बेस लोड प्रोफाइल। विंड सोलर की बात करें तो रिन्यूएबल है, इन्फिनिट सोर्स है, लो कार्बन फुटप्रिंट है। ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाद आपकी आर्टिकल्स पूछे गए थे हायर एजुकेशन में। आर्टिकल की बात करें तो 21 आर्टिकल है 6 से 14 साल के लिए, जो भी हमारे किशोर है उनके लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 15 महिलाओं के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित। आर्टिकल 343 351 में घोषित किया है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है, और अनुच्छेद 351 में निर्देश हिंदी भाषाई रूपों के प्रसार विकास के रणनीतिक जनादेश की रूपरेखा। आर्टिकल 29-30 की बात करें तो आर्टिकल 29 में लिपियों संस्कृतियों के समान संरक्षण के लिए है, और अनुच्छेद 3 अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी को स्वतंत्र रूप से शैक्षणिक संस्थान केंद्र स्थापित करने और चलाने के कानूनी अधिकार है। आज यहां से आया है, लेकिन यहां से भी आ सकता है 21A। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिहार में, बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। तक्षशिला इस समय पाकिस्तान रावलपिंडी में, आज लोकेशन पूछी गई थी इनकी। विक्रमशिला भागलपुर बिहार में। ठीक है। वल्लभी गुजरात में है, सौराष्ट्र जिसका नाम पहले था। एक क्वेश्चन आया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सेक्शन, तो अर्थशास्त्र की बुक कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 15 बुक्स। अधिकरण अर्थशास्त्र पुस्तक में ठीक 15 पुस्तकें हैं, जिसमें कि 180 चैप्टर है, 6000 से ज्यादा श्लोक है। यह व्यापक स्तर पर प्रबंधन, प्रशासनिक शासन कला, खुफिया जासूसी संचालन, राष्ट्रीय आर्थिक संरचना और विदेश नीति के सप्तांक सिद्धांत का वर्णन देती है। यहां से आज क्वेश्चन आया है। कोठारी कमीशन से आया। कोठारी कमीशन ने 6% जीडीपी का रखने की बात की थी एजुकेशन की। 10+2+3 जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करने की बात की थी। एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मिड डे मील की बात करें तो 1995 में आई थी नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, मिड डे मील। अब इसका नया नाम हो चुका है पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। कल्चरल लिटरेसी की बात करें या करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वंदे मातरम की नेक्स्ट लाइन पूछी गई थी। तो वंदे मातरम के बाद क्या आता है? सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो ये चीजें हैं जिसको आज आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। अगर आगे भी कोई लाइन आती है तो उसके लिए भी है। यहाँ पर हमने आपको इसकी पूरी डिटेल दी है, जो भी आज पूछा गया है उस, और भी अगर कुछ पूछा जाता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतने ही क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए, हमने और भी वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि मैंने कहा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है हमारे नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन की, वहां से फ्री मटेरियल मिल जाएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड, हम कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।